हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से पढ़ रहे ऐप पे स्वागत किया जाता है। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, ऑफिशियल सिलेबस जैम का। उसके बाद मैं आपको लास्ट 6 से 7 ईयर का एनालिसिस बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको जबरदस्त ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। कुछ ट्रिक्स तो मेरी बनाई हुई बहुत अच्छी है, काम आएंगी आपको। तो गुड इवनिंग एंड वेलकम आप सभी का। तो हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसका सिलेबस दिखा देता हूँ, जो कि जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करेंगे एनालिसिस की। तो आप सभी का वेलकम। और भाई, टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो आज तो एक बार इसी टाइम पे करते हैं क्लास, कल से हम कोई भी टाइम फिक्स कर लेंगे। जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। भाई, सिलेबस क्या, पढ़ना क्या क्या इस सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड स्टेट तो बहुत सारा हो सकता है। इस सॉलिड स्टेट में पढ़े क्या क्या, तो ये आपका सिलेबस है, ऑफिशियल है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है या नहीं पढ़नी, वो आपको प्रीवियस ईयर आइडिया दे देगा बहुत अच्छे से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम से ही मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है। तो क्रिस्टल एंड क्रिस्टल सिस्टम जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का जैम में, वो नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट टू नियरेस्ट नेबर, या फिर आपसे क्रिस्टल लैटिस पूछे जा रहे हैं कितनी होती है, ब्रेविस लैटिस कितनी होती है ना। या फिर आपसे जो है एटम्स पूछे जा रहे हैं, किसके अंदर कितने एटम्स होते हैं। या फिर डेंसिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेंसिटी का न्यूमेरिकल। दूसरा जो टॉपिक आता है वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते भाई। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मुझे मिले वो इन्हीं दो टॉपिक से मिले हैं, इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं है बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम, सेकंड आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना। ये एक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक फार्मूला होता है, अगर आप सभी ने सुना हो कि 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वो वाला फार्मूले से क्वेश्चन हो जाते हैं। बस थोड़ा सा मिलर इंडिसेस का यूज और करवा दे तो वो बनता है। उसके बाद NaCl और KCl की स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन की गई है, हालांकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। रेडियस रेशो रूल, है ना। इसके बाद आता है आपका रेडियस रेशो रूल, क्वेश्चन नहीं आया है, आ सकता है, पढ़ाएंगे बिल्कुल। उसके बाद लैटिस एनर्जी, ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, तो ये वहीं से पढ़िएगा, ठीक है। बोर्न हैबर साइकिल मैं आपका वहीं पे पढ़ा चुका हूं, बोर्न-लैंड इक्वेशन मैं आपको वहीं पे पढ़ा चुका हूं, आइसोमॉर्फिज्म मैं आपको वहीं पे पढ़ा चुका हूं, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। उसके अलावा इसकी थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, इस बार एक काफी अच्छा क्वेश्चन बना के दे दिया था। उसके बाद यहाँ से आपका क्लोज पैकिंग लिखा हुआ है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इस टाइप से। लेकिन हालांकि इतने क्वेश्चन आ नहीं रहे। वॉइड्स के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो वॉइड्स भी आपको पढ़ाएंगे। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो भाई, अभी मेरे पास ये रहा एनालिसिस, देख लीजिए फटाफट। ये बिल्कुल जबरदस्त वाला एनालिसिस मैंने आपके लिए बना दिया है। तो पहली बात तो ये है, आपको यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि आपको आइडिया होना बड़ा जरूरी है। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितने मार्क्स दिला सकता है मैक्सिमम, है ना। और वो मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं, कितने टाइम में ले सकते हैं, मैं सब कुछ। देखो, ये टॉपिक बड़ा आसान टॉपिक है, ठीक है। टफ क्वेश्चन इतने टफ बन सकते हैं कि किसी से सोल्व ना हो, और आसान क्वेश्चन ऐसे हैं सभी से सोल्व हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा अगर वो ना थोड़ा सा समझ लेगा तो उसको। तो यहाँ से भाई आपके मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन। तो मैक्सिमम यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे और मिनिमम यहाँ से 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मार्क्स की अगर बात करोगे तो मैक्सिमम 4 मार्क्स के आएंगे और मिनिमम आपका 2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। हालांकि 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका एवरेज 2 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि 3 या 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर है। अभी ये रहा आपका एनालिसिस। देखिए भाई, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए काफी तरीके से। सबसे पहले मैं जैम 2020 पे आ जाता हूँ। तो जैम 2020 में डायरेक्टली अगर मैं कहूं कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली सिर्फ एक क्वेश्चन आया, वो भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। बेसिकली अच्छा भी बोल सकता हूं उसको, क्योंकि लैंग्वेज में बच्चों को बड़ी परेशानी हुई कि लैंग्वेज क्या, वो NAT टाइप का क्वेश्चन था, NAT टाइप का क्वेश्चन था। एंड वो क्रिस्टल सिस्टम से ही डिस्टेंस पूछा गया था, है ना। C60 FCC टाइप की कोई स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन था। एक मार्क्स का क्वेश्चन, इजी
मैं मतलब मॉडरेट टफ जो भी आप बोलना चाहे बोले, लेकिन उसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो काफी अच्छी थी, बाकी क्वेश्चन आसान था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन 1 मार्क्स का। जैम 2019 की अगर आप बात करोगे तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले जो कि 4 मार्क्स के थे। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ ही था, बेसिकली मॉडरेट बोलिए आप, ज्यादा टफ ना बोलिए यहाँ पे, मॉडरेट। ठीक है, तो क्वेश्चन एक एनईटी टाइप का क्वेश्चन था और एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था, है ना। एक एक्सरे वाला, मैं कह रहा हूं एक्सरे से रिलेटेड डिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन रहा होगा, एक आपका क्रिस्टल सिस्टम नेक्स्ट नाइबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नाइबर, इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद जैम 2018 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया जो कि आपका 1 मार्क्स का ही था, इजी क्वेश्चन था, एमसीक्यू। क्रिस्टल सिस्टम पूछा था कि भाई हमारे पास कितने टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है और ब्रेविस लैटिस कितने टाइप का होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था। जैम 2017 की बात करोगे तो 2 क्वेश्चन आए जो कि 4 मार्क्स के थे, मॉडरेट थे, दोनों ही एनईटी थे। एक तो डेंसिटी का न्यूमेरिकल था जो आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाता है वैसा ही कुछ, एक आपका क्रिस्टल सिस्टम का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था मिलर इंडिसेस का यूज करवा के, है ना। तो ये रहा भाई। जैम 2016 की बात करोगे तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, वो भी आपका मॉडरेट थे, है ना, जो कि 2 ही मार्क्स के थे। वही एक तो आपका डिफ्रैक्शन के ऊपर था और एक आपका सीजियम क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था, सीजियम और क्लोराइड का। तो ये बेसिकली सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर हम सॉलिड स्टेट में देखो मेंशन नहीं है लेकिन पढ़नी है भाई, है ना, ऐसा जरूरी नहीं। उसके बाद जैम 2015 में एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, वो भी मॉडरेट टू टफ लेवल का था, एमएसक्यू टाइप का था और इंडिसेस पे था, मिलर इंडिसेस के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट हाल में ही अगर आप देखोगे, देखो क्रिस्टल सिस्टम बहुत ज्यादा पूछा जाने लग रहा है यहाँ से। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम बहुत ज्यादा। तो हम कहां से शुरुआत करेंगे, ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पहले भाई टाइप्स ऑफ सॉलिड, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमने इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करनी है कि हमारे पास स्पेस लैटिस क्या होती है ना, क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, यूनिट सेल क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स आएंगी। नियरेस्ट नाइबर्स कौन से होते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नाइबर कौन से होते हैं, कितने होते हैं, किस डिस्टेंस पे होते हैं, ये सारी बातें। उसके बाद क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एबी एबीसी एबीसी, इस टाइप की। ठीक है, उसके बाद हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, टेट्रा, 2 टाइप के ना बोल के हम 4 टाइप के बोल सकते हैं। एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक ट्रायंगुलर वॉइड्स होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, एक क्यूबिकल वॉइड्स होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड, स्पेशली NaCl की तो डिटेल में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे भाई, कुछ और भी पढ़ाएंगे। डिफेक्ट्स पढ़ाएंगे, हालांकि डिफेक्ट से क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। इनकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मिलर इंडिसेस पढ़ेंगे और एक्सरे को भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा ओवरव्यू रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट से, इसका इंट्रोडक्शन क्लास है ये हमारा जबरदस्त वाला। इसमें मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें, एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा, काफी काम आएगी आपको फ्यूचर में। वहां से क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि जैम में पूछा नहीं गया अभी तक। देखिए, अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड आए कहां से हैं, व्हाट इज सॉलिड, है क्या सॉलिड बेसिकली। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, हमारे पास कोई ऐसा है, मैटर डिफाइन किया गया था। मैटर सबसे पहले हमारे को डिफाइन किया गया था। मैटर, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। तो मैटर कोई भी ऐसी है ना, एनीथिंग आप लिख सकते हैं यहां से अगर आप लिखना चाहें, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, विच ऑक्यूपाइज, जो भी है भाई, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। तो सबसे पहले है ना, हमारे पास क्या हुआ, काफी ऐसे हमारे सराउंडिंग में ऐसे ऑब्जेक्ट थे जिन्होंने कुछ जगह घेर रखी थी और जिनका कुछ मास भी था। तो उन्हीं को बोल दिया गया कि ये हमारे मैटर है, पदार्थ है ना, शायद पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, मैटर है ना, मैटर। अब ये जो मैटर है, इस मैटर की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर क्या कि बहुत छोटी 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 यूनिट से मिलकर बना हुआ है, उन्हीं यूनिट्स को हम बोलते हैं एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, अब ये जो एटम्स है ना, अब इन एटम्स में क्या होता है कि 2 एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। 2 एटम में क्या हो, क्या कि एटम जो है ना, बेसिकली आपका एटम में क्या, आपके पास एक तो न्यूक्लियस है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी प्रकार दूसरा एक एटम हमारे पास रहा होगा जिसके पास आपका क्या रहा होगा, है ना, उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और उसके पास भी नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? इसी प्रकार ये नेगेटिव पॉजिटिव ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो क्या होता है कि इस फिर फर्दर
ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, इनको मैटर को डिवाइड किया गया। मेनली 3 टाइप में, वैसे 5 टाइप के बोले जाते हैं, है ना, लेकिन हमारे काम के जो है वो 3 टाइप के इसको डिवाइड किया गया। मैटर को 3 देखा गया कि मैटर 3 टाइप्स के बेसिकली मिल रहे हैं। वैसे तो बहुत टाइप के हैं भाई, लेकिन मेनली हम हमारे टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 टाइप के। वो क्या क्या टाइप मिली भाई आपको? सबसे पहले बोला गया कि हमारे पास जो मैटर है ना वो सॉलिड भी हो सकते हैं भाई, सॉलिड नाम रख दिया गया। कौन किसको रखा बताएंगे। उसके बाद बोला गया कि हमारे पास एक लिक्विड स्टेट होती है मैटर की, है ना। उसके बाद हमारे पास बोला गया कि एक गैसियस स्टेट भी होती है ना। ये आपके है बेसिकली। अब देखा ये गया कि जो सॉलिड फॉर्म थी ना, जो मैटर की, जो मैटर को जब डिवाइड किया गया बेसिकली आपका, तो वो जो सॉलिड में डिवाइड किया गया वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स मैक्सिमम थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा थी। इसीलिए ये आपका क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए इनकी सेफ फिक्स होती है, इसीलिए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा होती है एटम्स में, इसीलिए ये सॉलिड भी होते हैं। तो ऐसा बोला गया कि भाई जो भी मैटर के ऐसे ऐसे सब्सटेंस जो कि बहुत ज्यादा सॉलिड है, रिजिड है, डेंसिटी फिक्स है, उन सभी को सॉलिड बोलेंगे, है ना। क्यों बोलेंगे? ऐसे सॉलिड बनते क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात? इनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स ज्योमेट्री होती है, सब कुछ इनका फिक्स रहता है, ठीक है भाई। अब चलो ठीक है भाई, अब हमने सॉलिड के बारे में पता किया। अब फर्दर देखा गया कि सॉलिड भी हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के हैं, है ना। सॉलिड भी हमें पता लगा कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, किस बेस पे डिफाइन किया गया सॉलिड को, है ना, किस बेस पे डिवाइड किया गया सॉलिड को, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कि एटम्स तो अगर सॉलिड है तो एटम्स तो होंगे, अगर एटम्स है तो उनकी अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स सॉलिड को बेसिकली 2 टाइप में डिफाइंड किया गया। सॉलिड आपके बेसिकली 2 टाइप्स के हुए। एक को जो है हम जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, एक को जो है हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे भाई, एक को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यही हमारे चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक हमारे पास होता है अमोर्फस सॉलिड, ठीक है, इसे हम अमोर्फस सॉलिड बोलेंगे, या फिर इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं और ये अमोर्फस सॉलिड कौन से होते हैं, तो इनकी अगर आप थोड़ी सी बात करोगे तो अब पता कर लिया भाई सॉलिड में जो एटम्स की अरेंजमेंट, अगर वहां पे एटम्स, है ना, वहां पे अगर आपकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रेगुलर है, वेल डिफाइंड है ना, तो रेगुलर बोल सकते हैं इसे, रेगुलर है। उसके बाद हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि अच्छे से सारा कुछ ऑर्गेनाइज है, तो उसे फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतना ये सारी, वैसे आपने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होंगी, ज्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, एंड अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, ठीक है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है, अगर मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा आपको, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई जाती है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं कि ये जो होते हैं इनको हम नाइफ से काट सकते हैं, ये नाइफ से कट सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। उसके बाद भाई ये अनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, किसके? अनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। एनआइसोट्रोपी का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि Na पॉजिटिव का जो आपका क्रिस्टल होगा वहां पे आपको क्या मान लो कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट रही होगी। कोई बात नहीं आशुतोष आप, है ना, तो थोड़ा सा यार टाइम फिक्स नहीं हुआ इसीलिए आज एक बार रखनी पड़ी। तो अगर देखो यार करो फिक्स टाइम जो भी आप करना चाहते हैं बात करके अपने आप में। आइसोट्रोपिक होता है ना क्रिस्टलाइन, नो 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 नो, एनआइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक होता है नसरीन, एनआइसोट्रोपिक होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है। देखो कैसे मैं बताता हूँ, ये रहा आपका, यहाँ पे Na पॉजिटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव। अब देखो अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी, क्योंकि क्लोरीन और सोडियम आ रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको सोडियम सोडियम मिल रहे हैं डिफरेंट, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो क्लोरीन क्लोरीन डिफरेंट। तो इसका मतलब होता है एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी बात करें, ये आपका आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, है ना, ये आपका आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। उसके बाद भाई ये इनके जो है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेल डिफाइंड होते हैं। एमपी एंड जो बीपी होते हैं वो बेसिकली आपका वेल डिफाइंड होते हैं ना, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, वेल डिफाइंड। इनके जो आपके कोई भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका इनकी जो शेप वगैरह है क्रिस्टलाइन की वो फिक्स होती है, ये सारी बातें हैं, ठीक है। बाकी आपको बेसिक पता होगा भाई, उसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता,
ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब जो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, ये भी अपने आप में कितने टाइप का होता है भाई? ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड अब निकला, ये भी हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर दूं ताकि आपके बेसिक बने रहे स्ट्रॉन्ग। तो ये 4 टाइप का होता है भाई। सबसे पहले बोला जाता है आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले हम बोलते हैं आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरे को हम बोलते हैं कोवलेंट या फिर नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवलेंट या फिर आपका बोला जाता है इसे हम नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तीसरे को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। और फोर्थ को जो हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। फोर्थ को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है बेसिकली वो आपके 4 टाइप्स के आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ये किस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। आयंस हैं, एटम है, या फिर मेटल है, या फिर मॉलिक्यूल है। फर्दर इसको भी डिवाइड किया गया भाई 3 टाइप से मॉलिक्यूलर को। अगर आपने सुना हुआ, एक आपका पोलर हो सकते हैं, एक आपका नॉन पोलर हो सकते हैं, एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड रिलेटेड सॉलिड्स भी हो सकते हैं। तो मैं फिर से ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस एक एक एग्जांपल है ना। देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो कि NaCl इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और यहाँ पे आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस है कॉन्स्टिट्यूएंट। उसके बाद CaF2 आप लिख सकते हैं, सीजियम क्लोराइड आप लिख सकते हैं, ZnS आप लिख सकते हैं। नेटवर्क और जो क्रिस्टलाइन, जो नेटवर्क और कोवलेंट है, यहाँ पे बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका एटम्स होंगे। तो इसमें जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं डायमंड का, है ना, डायमंड का एग्जांपल दे सकते हैं। तो डायमंड एक आपका कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड का एग्जांपल आप दे सकते हैं बेसिकली यहाँ पे ये रहा। उसके बाद हम आते हैं हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, बस छोटे से एग्जांपल दूंगा। एक आपका I2 सॉलिड, I2 एक मॉलिक्यूल है ना, और ये सॉलिड है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपका क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। या फिर आप HF सॉलिड बोल सकते हैं, HF सॉलिड बोल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जो बोल सकते हैं, जो आप यहाँ पे बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं वाटर, यानी कि आइस की फॉर्म में जब वो रहा होगा तो वो भी आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड रहा होगा। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहे होंगे वो आपका बेसिकली मेटल आयंस रहे होंगे। वो क्या रहे होंगे? आपके मेटल्स आयन रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे डी ब्लॉक के मेटालिक क्रिस्टल बनते हैं ये, तो वो है। तो ये आपके 4 टाइप का होता है। अब हमें बात करना है यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब देखो यार क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, इसके अंदर काफी क्वालिटीज है, तो इसको पढ़ने में मजा आता है। अमोर्फस को पढ़ने में कोई भी हमारे को मजा नहीं आता है, इसको पढ़ने में काफी मजा आता है, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आता है आपका स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस होता है यहाँ पे एक आपका, क्या मतलब होता है इसका? यहाँ पे इसका मतलब है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब क्या होता है? रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ, है ना। स्पेस का मतलब क्या कि स्पेस में कहीं पे भी डिफरेंट टाइप्स है, तो रेगुलर होनी चाहिए, है ना। तो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस, पॉइंट्स इन अ स्पेस। आपने स्पेस में 3 डायमेंशनल में कहीं पे भी आपने डॉट 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 पॉइंट लगा दिए, रेगुलर लगाना, ऐसे नहीं कि इरेगुलर लगाओ, रेगुलर वो पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसे बेसिकली हम स्पेस लैटिस बोलेंगे। जैसे भाई आपने मान लो कुछ इस तरीके से ये डॉट डॉट लगभग इक्वल से डिस्टेंस के, है ना, तो ये कुछ इस टाइप से जो आप ये दिखाते जा रहे हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये हमारा स्पेस लैटिस हो गया। ये हमारा क्या हो गया भाई? स्पेस लैटिस, इस तरीके से, ठीक है ना। और जो स्पेस लैटिस का एक हर ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। कोई भी जो पर्टिकुलर एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे कि ये हमारा लैटिस पॉइंट है। क्या है ये हमारा भाई? लैटिस पॉइंट है, ठीक है। और इस लैटिस पॉइंट में क्या रहेगा भाई? इस लैटिस पॉइंट का इन्वायरमेंट सेम रहेगा चारों तरफ से। कहीं से भी अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो इन्वायरमेंट रहने वाला है वो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला कि आपका स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का मतलब होता है कि आपने स्पेस में कहीं पे भी एक रेगुलर अरेंजमेंट डाला पॉइंट्स का, उसे स्पेस लैटिस बोलेंगे। इसी स्पेस लैटिस से आपका बना है क्रिस्टल लैटिस। क्या बना भाई आपका? है ना, इसी से आपका बना है क्रिस्टल, क्रिस्टल लैटिस बना है।
क्रिस्टल लैटिस का मतलब है कि आपके पास जो लैटिस पॉइंट थे, है ना, स्पेस लैटिस में आपके पास जो लैटिस पॉइंट थे, अब आपने उन लैटिस पॉइंट पे क्या कर दिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रख दिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपने रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने आयंस को वहां पे रख दिया है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने आयंस को वहां पे रख दिया है, तो वो क्या बन जाएगा, वो सिस्टम। पहले तो पॉइंट थे, कोई एटम वगैरह नहीं थे, कोई आयंस वगैरह नहीं थे। अब आपने क्या कर दिया है, स्पेस में अब आपने वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख दिए हैं। तो अब वो जो सिस्टम बना है वो स्पेस लैटिस नहीं है, अब उसे हम बोलेंगे हमारा क्रिस्टल लैटिस। उसे क्या बोलेंगे भाई, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। जैसे भाई इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये आपका मान लो Na पॉजिटिव है ना, इसके ऊपर मान लो यहाँ पे आपने एक Cl नेगेटिव लगा दिया है ना, जब बस ये वही लैटिस पॉइंट है, ये आपका Cl नेगेटिव हो गया, ये आपका एक Cl नेगेटिव यहाँ पे होगा, इसी प्रकार एक Cl नेगेटिव आपका यहाँ पे होगा, इसी प्रकार एक Cl नेगेटिव आपका ये होगा, इसी प्रकार एक Cl नेगेटिव आपका नीचे होगा। यानी कि बेसिकली ये थे कुछ नहीं, ये आपका पॉइंट ही थे, यहाँ पे भी एक पॉइंट था, यहाँ पे भी आपका एक पॉइंट था। इन पॉइंट्स पे आपने क्या रख दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रख दिया है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे भाई, इसी को हम बोलेंगे ये हमारा स्पेस लैटिस। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रही इतनी बात स्पेस लैटिस के बारे में। तो स्पेस लैटिस क्या होता है, इसको मेरे हिसाब से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। ठीक है, अगर अब हम बात करें टाइप ऑफ लैटिस की बात करते हैं भाई। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लैटिस की बात करते हैं कि कितने टाइप के लैटिस हो सकते हैं बेसिकली। तो टाइप्स ऑफ, अगर आप लैटिस की बात करोगे, टाइप्स ऑफ लैटिस जो आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस, वो आपको जो है वन डायमेंशनल भी मिल सकती है। सबसे पहला आपका वन डायमेंशनल लैटिस हो सकते हैं भाई, वो है ना। वन डायमेंशनल का मतलब है कि एक लाइन के अकॉर्डिंग अगर आपने एटम्स को वहां पे रख दिया है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो ये बल्कि आपने स्पेस ना देखा इनमें, क्योंकि सॉलिड के एटम्स के बीच में स्पेस नहीं होता। तो यार थोड़ी सी देर में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी टॉपिक में, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन क्लियरिटी मिलेगी थोड़ी सी देर बाद जाने में, है ना। ये कुछ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली, आपका ये हमारा वन डायमेंशनल लैटिस हो गई। वन डायमेंशनल लैटिस कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक इसमें देखो, मान लो इसको ऐसे समझ लो कि ये था ना यहाँ पे, अब आपने एटम्स कहाँ पे रख दिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आप रखते जा रहे हो। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, वन डायमेंशनल बन गया। अब आपका टू डायमेंशनल भी हो सकता है भाई, टू डायमेंशनल लैटिस। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा भाई, बेसिकली अगर आपको यहाँ पे पैरामीटर की बात करोगे तो वन डायमेंशनल में सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है। वन डायमेंशनल में सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है और वो पैरामीटर होता है डिस्टेंस का। वन डायमेंशनल में आपको सिर्फ एक ही पैरामीटर मिलेगा और वो मिलेगा सिर्फ डिस्टेंस का पैरामीटर, कि जो दो एटम है ना वो कितने डिस्टेंस में एक दूसरे से, आपने कितने डिस्टेंस पे आपने रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टू डायमेंशनल लैटिस। उसके बाद हमारे टू डायमेंशनल लैटिस का मतलब क्या है कि अब आपने क्या किया कि एटम्स को यहाँ पे तो आप रखते ही जा रहे थे, यानी कि आपने लेंथ वाइज तो उनको रखा, अब आपने एटम्स को कुछ इस तरीके से भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, यहां से भी आपने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया ऐसे। तो ऐसे केस में इसको हम टू डायमेंशनल बोल सकते हैं भाई, इसको हम टू डायमेंशनल लैटिस बोल सकते हैं। ये हमारी टू डायमेंशनल लैटिस है। अब यहां पे आपके पास कौन कौन से पैरामीटर आ गए, तो इसमें बेसिकली आपके पास भाई तीन टाइप के पैरामीटर आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या आते हैं, थ्री पैरामीटर्स होते हैं टू डायमेंशनल में। कौन कौन से थ्री पैरामीटर हो गए भाई, सबसे पहला तो आपका एक पैरामीटर तो आपका यहाँ पे डिस्टेंस का, दो पैरामीटर डिस्टेंस के हो गए। जैसे कि इसको आप ऐसे बना के देख लो कि ये आपने क्या कि टू डायमेंशनल ऐसे बनाया, तो इसको अगर मैं बोल दूं ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसको मैं बोल दूं ये हमारी वाई एक्सिस है, और एक इनके बीच में आपका एंगल हो गया, है ना। एक एंगल मान लो अल्फा एंगल बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स आ गए आपके पास, कौन कौन से भाई, एक तो आपका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक आपका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, है ना, और एक आपका जो है इनके बीच का एंगल, की कितने एंगल पे ये आपने रखी है। ठीक है, कितने एंगल पे आपने रखी है। अगर आप बात करोगे कि टू डायमेंशनल लैटिस कितने टाइप की हो सकती है, बेसिकली टू डायमेंशनल में भी कितने टाइप्स की, तो देखो 5 टाइप के सिस्टम आपको देखने को मिल सकते हैं टू डायमेंशनल में। अगर आपने टू डायमेंशनल में ही एटम्स, आप लैटिस की बात करना चाह रहे कि कितने लैटिस रहे होंगे टू डायमेंशनल में, तो देखो भाई मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, कोशिश पूरी रहेगी समझाने की। और एग्जाम ओरिएंटेड तो मैं लास्ट में आपको बता ही दूंगा कि क्या कहानी होती है एग्जाम ओरिएंटेड। तो यहाँ पे आपको 5 टाइप के सिस्टम मिल सकते हैं। सिस्टम का मतलब 5 टाइप की ज्योमेट्री मिल सकती है। जैसे एक आपका मिल सकता है यहाँ पे कि स्क्वायर मिल जाए, स्क्वायर मिल जाए यहाँ पे भाई। वैसे ये स्क्वायर लग नहीं रहा भाई आपको, ये आपका स्क्वायर है नहीं बेसिकली,
ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है भाई, सारी जो लेंथ होती है वो सेम होती है ना। जो लेंथ होगी, ये जो ए होगा और ये भी ए होगा, ये सेम रहा होगा, तो ये एक स्क्वायर बन सकता है भाई टू डायमेंशनल से। टू डायमेंशनल से एक स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ आपकी सेम होती दोनों, और अल्फा बीटा जो यहाँ पे एंगल रहा होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये जो 90 डिग्री। तो ये टू डायमेंशनल में पॉसिबल होता है, एक स्क्वायर बन सकता है, स्क्वायर टाइप का लैटिस। दूसरा यहाँ पे आप रेक्टेंगल बना सकते हैं भाई। दूसरा आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो आपका ए नॉट इक्वल टू बी होता है, ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ये ए है और ये बी है, दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ पे भी आपका जो थीटा होता है वो 90 डिग्री ही होता है। यहाँ पे जो आपका थीटा होता है वो 90 डिग्री ही होता है। और आप क्या बना सकते हैं भाई, और आप कैसे कैसे यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे एक आप ये इस टाइप का कोई सिस्टम बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ऐसे कुछ यहाँ से दिखा देते हैं। देखो ये जो है, ये यहाँ पे आपने इसको इससे मैच करवाया, आपने इसको यहाँ से मिलवाया, ये कुछ ऐसे, ये कुछ आपका ऐसा होगा। ये बेसिकली जो आपका बना, इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं भाई, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, ये आपका पैरेललोग्राम इसे बेसिकली बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, अल्फा भी इसके बीटा के इक्वल, मतलब जो आपका ए नॉट इक्वल टू बी होता है, यहाँ पे ए बी के इक्वल होता नहीं है, और साथ में यहाँ पे अल्फा जो होता है, यानी कि जो एंगल है वो भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, वो भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बना सकते हो यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे एक इस टाइप के अरेंजमेंट बना सकते हो। इसको मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ऐसे 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 ऐसे, इस टाइप से आप यहाँ पे एक सिस्टम और बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ, क्योंकि टू डायमेंशनल है, तो इसको कैसे बनाते जाए। एक टू डायमेंशनल में आपका ये वाला भी रोम्बस, इसे बेसिकली रोम्बस बोला जाता है भाई। यहाँ से इसको मिलाइए, ठीक है, यहाँ से आपने इसको मिलाइए, और यहाँ से आप इसको मिलाइए, यहाँ से आप इसको मिलाइए। ये बेसिकली जो आपका रोम्बस टाइप का बन जाएगा, इसको हम रोम्बस बोलेंगे। यहाँ पे ए और बी तो इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। और एक यहाँ पे जो लास्ट और बन सकता है, एक और जो लास्ट आपका यहाँ पे बन सकता है, वो हेक्सागोनल बन सकता है भाई, हेक्सागोनल बन सकता है। यहाँ पे हेक्सागोनल टू डायमेंशनल एचसीपी अगर आपने सुना हो, नहीं सुना तो अभी दिखा देते हैं। देखो हेक्सागोनल की भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। आपका हेक्सागोनल कैसे बनेगा अभी फटाफट से देख लेना भाई। हेक्सागोनल आपका कुछ ऐसे बनेगा कि ये, उसके बाद ये, है ना, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद आपने यहाँ से आगे बढ़ाते चलो इसमें। तो ये है ना, हालांकि ये ना आपका थ्री डायमेंशनल की अप्रोच को समझाएगा, थोड़ी सी देर में बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी, और जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ इससे वो भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी थोड़ी सी देर में कि क्या मैं समझाना चाह रहा था आपको। ये रहा और ये रहा, तो ये आपका हेक्सागोनल टाइप का हो गया भाई, ये आपका हेक्सागोनल। तो जो टू डायमेंशनल होती है बेसिकली, वहां पे आपका क्या होता है, यहाँ पे 5 टाइप की जो है डिफरेंट ज्योमेट्रीज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे काम की है। हमारे काम का ना तो 1 डायमेंशनल है, हाँ 2 डायमेंशनल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम। क्या है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम। अब ये बेसिकली जो होता है आपका 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम, अब यहां पे आपके पास 6 पैरामीटर होते हैं, यहां पे आपके पास 6 पैरामीटर होते हैं, और उन्हीं 6 पैरामीटर से आपके पास 7 टाइप के 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, है ना। और वो कैसे याद होंगे मैं आपको ट्रिक बताता हूं, मेरी बहुत जबरदस्त ट्रिक है, एकदम से याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। तो देखो, अगर आप बात कर रहे हो कि 3 डायमेंशनल की, तो 3 डायमेंशनल में आपका सिस्टम क्या आ जाएगा कि आपको 3 तो डिस्टेंस नजर आएंगे अलग अलग डायरेक्शन में। अगर आपने इसको x बोला है तो मान लो यहाँ पे a है, इसका a डिस्टेंस है ना। यहाँ पे अगर आपकी ये y डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका b डिस्टेंस हो सकता है, और यहाँ पे आपका z एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका c डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो 3 तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस नजर आएंगे, a b c 3 तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस नजर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ही एंगल नजर आएंगे। एक एंगल मान लो आपने अल्फा बोल दिया, जो कि x और y के बीच में, तो अल्फा एंगल हो गया। एक एंगल वो बीटा हो गया मान लो, जो कि y और z के बीच में, और एक एंगल आपका गामा हो गया, जो कि आपका किसके बीच में भाई, x और z के बीच में। तो यहाँ पे 3 एंगल होते हैं, और 3 ही एज लेंथ बोलेंगे ना, आगे जाके एज लेंथ बोलेंगे। तो इस टाइप से अगर आप बात करोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था जैम 2017 में कि कितने टाइप का क्रिस्टल सिस्टम। हाँ सर, ट्रिक बहुत अच्छा है, मैंने आपकी यूट्यूब वीडियो देखी, ओके। सीटी तो हरिओम बजाता था, आपका ट्रिक एकदम जबरदस्त वाला, बिल्कुल सही बात है भाई। तो इसी को देखो, वैसे क्या होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टीचर्स ने हुए, तो मुझे भाई
मुझे मेरे वाला तरीका बड़ा जबरदस्त लगता है, आपको जो तरीका याद हो उसी को आप याद रखिएगा। लेकिन ये भी देखिए, तो अब इनके, अब देखो, अब ये भी हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है, कि हो सकता है कि तीनों एज लेंथ सेम हो और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल हो, तो वो बन जाएगा आपका क्यूबिक सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही होता है हमारे लिए, क्यूबिक सिस्टम। तो भाई यहां से जो पहले टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम। तो इसके लिए भाई ट्रिक देख लो, और बड़ी जबरदस्त वाली ट्रिक बता रहा हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और हालांकि जैम में पूछा नहीं, लेकिन कभी न कभी आएगा, और आपको ये 12th में भी पढ़ाई जाती है, जेई वालों को भी पढ़ाई जाती है, नीट वालों, तो आप अपने स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ाइएगा इस ट्रिक को। ठीक है, तो ट्रिक क्या कहती है भाई, ट्रिक इतना सा कहती है, देखिए हमें क्या होता है ना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बोलेंगे बताओ मोनोक्लिनिक के लिए क्या अरेंजमेंट आएगी, अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, ए बी सी क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। बताइए ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या होंगे, बताइए ट्राई क्लिनिक के लिए क्या होंगे। तो इसके लिए ट्रिक देख लीजिए भाई, तो ट्रिक ये कहती है कि सी टी, है ना, सी टी ऐसे वाली सी टी तो हरिओम बजाता था, है ना। सीटी, मान लो कि मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ता था हरिओम नाम का, तो वो सीटी बजाता था। तो मैं अभी याद कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि सीटी तो आपको बजानी नहीं आती, सीटी तो हरिओम बजाता था। तो क्या ट्रिक है भाई, सीटी तो हरि ओम बजाता था, हिंदी में ही लिख लो, हरि हरि उसके बाद ओम, हरि ओम बजाता था। तो सीटी कौन बजाता था भाई, सीटी तो हरिओम बजाता था, आपको तो बजानी नहीं आती। ठीक है, सीटी तो हरिओम बजाता था। उसके बाद देखो, एक तो ये याद हो जाएगी, ये तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चों को आराम से याद हो जाएगी, 4 से 5 बार पढ़ के देख लेना। उसके बाद एक कोड याद रखना है, सीटी तो हरिओम बताता है, उसके बाद आपको लिखना है 11 12, देखो 11 12, देखो बहुत ही सिंपल है, 2 से 3 बार आप लिख के देख लेना, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। ठीक है, 11 12, उसके बाद एक मिनट भाई, उसके बाद आपका 21 22, 21 22, 11 के बाद 12 आता है, 21 के बाद 22 आता है, उसके बाद 31 32 एंड 33। देखो कितना सिंपल है, कितनी सिंपल। बस जिस स्टूडेंट को ये याद होगी उसको पूरी टेबल याद होगी भाई, जिस स्टूडेंट को ये याद होगी उसको पूरी टेबल याद होगी, वो वाली कभी नहीं भूलेगा। तो देखो क्या बजाता का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सीटी तो हरिओम बजाता था, 11 12 11 12 21 22 31 32 33। बस जिसको ये बात याद होगी उसको पूरी टेबल याद होगी। कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी का मतलब यहाँ पे होता है बेसिकली क्यूबिक से, सी का मतलब यहाँ पे किससे होता है, क्यूबिक से। ठीक है, टी का मतलब होता है ट्राइगोनल, टी का मतलब होता है आपका ट्राइगोनल, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल। देखो पहले ट्राई आता है या टेट्रा, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, तो का मतलब होता है टेट्रागोनल, तो का मतलब होता है आपका टेट्रागोनल। ठीक है, हरी का मतलब होता है हेक्सागोनल, हरी का मतलब क्या होता है आपका, हेक्सागोनल। ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक। एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक। ठीक है, और था का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक। ठीक है, था का मतलब क्या होता है, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, था का मतलब क्या भाई आपके पास, ट्राइक्लिनिक है, था का मतलब ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब इस 11 12 का क्या मतलब है जी, ये कौन सी कहानी है ना। तो ये कहानी कुछ ऐसे है, अगर ये जो फर्स्ट लेटर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लेटर है ना आपके पास, 2 नंबर दिख रहे हैं, तो जो फर्स्ट नंबर है वो एज लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, फर्स्ट आपका एज लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज लेंथ, जो कि 3 है। उसके बाद जो सेकंड है आपके पास, सेकंड जो नंबर है वो आपका एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। अब देखो कहीं पे भी अगर आपको 1 लिखा मिल जाए, उसका मतलब ऑल सेम, 1 का मतलब होता है ऑल सेम, 2 का मतलब होता है एनी टू सेम, एनी टू सेम, 2 का मतलब एनी टू सेम, सेम होंगी, इक्वल होंगी। और 3 का मतलब होता है ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट। 3 का मतलब क्या होता है, ऑल डिफरेंट, 3 का मतलब क्या होता है, ऑल डिफरेंट। आओ अब देखो मैं बताता हूं, देखो आपके पास क्वेश्चन आ गया भाई, बताओ क्यूबिक में क्या रिलेशन होता है, क्यूबिक में। तो आपको ट्रिक आएगी, सीटी तो हरिओम बजाता था, सी के नीचे तो 11 होता था, इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि क्यूबिक के लिए आपका क्या होता है कि 11 का मतलब 1 1, कि एंगल भी तीनों सेम, एंगल भी तीनों सेम और एज लेंथ भी तीनों सेम। तो आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और आप लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब कई टीचर इसको बिल्कुल ऑर्डर में याद करवाते हैं, भाई ये ऐसे याद कर लो, इसको पहले इक्वल कर दो, किसी को जरूरत ही नहीं है। कल को आपसे बोले सीधा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक के लिए आपको याद आएगा सीटी तो हरिओम बजाता था तो लास्ट में आता है,
11 12 21 22 31 32 33 यानी कि 33। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 आ गया, तो इसका मतलब a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। लास्ट में भी 3 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ भाई, समझ में आ गई? बना लोगे पूरी टेबल? पूरी टेबल बन जाएगी भाई, जबरदस्त वाली बन जाएगी, आप बना के देख लीजिए। पूरी टेबल बड़ी जबरदस्त वाली आपको यहाँ पे बन जाएगी, तो बना के देखिए। तो हमारे पास कुल मिला के 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है ना। हमारे पास कुल मिला के 7 टाइप का आपको क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलेगा, जिनके नाम है क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो कुल मिला के 6 टाइप का आपके पास क्रिस्टल 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है। अब इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम से ही आपके बनते हैं, इन 7 से अगर आप बात करोगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी देता हूं। हम बात करेंगे यूनिट सेल में। अच्छा सर, मैंने 12th में ऐसे, जो भी आपको याद हो वो याद कर लेना, है ना। जैसे भी याद हो वो याद करो, कोई दिक्कत नहीं, याद होनी चाहिए बस। क्वेश्चन बन सकता है कभी न कभी यहाँ से, क्योंकि एमएससी एंट्रेंस में तो पूछा ही जाता है, जेई में, नीट में पूछा ही जाता है। जैम में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डालने होते हैं, उसको 1 या 2 क्वेश्चन, क्या पता आपकी किस्मत इस बार अच्छी हो तो आ जाए यहाँ से क्वेश्चन। डीयू में तो भाई एक बार 2 क्वेश्चन आए थे लगातार, डीयू 2017 के पेपर उठा के देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, जबरदस्त तरीके से मैंने याद करवा दी है टेबल। इसको आप लिख के देखना 2-3 बार, और आपको ट्राई करके देखना, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम बन जाएगा। अब हम भाई एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं यूनिट सेल के बारे में, कि जो हमारी यूनिट सेल होती है वो क्या होती है बेसिकली, है ना। तो यूनिट सेल के बारे में हम एक बार आइडिया लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और भी ब्रेविस लैटिस के बारे में पढ़ाऊंगा कि क्या कहानी होती है। तो एक बार मैं यूनिट सेल के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। देखिए, यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, ये आपका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है। इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ये आपका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है। पहली बात तो स्मॉलेस्ट वर्ड कर दिया कि सबसे छोटी। रिपीटिंग का मतलब है कि बार बार रिपीट होगी, रिपीट होगी, रिपीट होगी, और रिपीट होने के बाद एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन होगी, है ना, एक पूरी क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो ये क्या भाई, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है इन एनी क्रिस्टल, इन एनी क्रिस्टल, इन एनी क्रिस्टल, इन एनी क्रिस्टल which on repetition, which on repetition, which on repetition again and again, again and again, again and again form a complete crystal lattice, forms a complete crystal lattice, form a कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस की अगर वो फॉर्मेशन कर ले तो उसको स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यूनिट सेल। और एक बात और ध्यान में रखना कि जो आपकी यूनिट सेल है ना, सेम प्रॉपर्टीज होती है एंटायर क्रिस्टल में। एक जो यूनिट सेल आपने मान लिया, उसकी पूरी क्रिस्टल में सेम प्रॉपर्टीज रही होंगी। तो यूनिट सेल बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के होते हैं भाई। यूनिट सेल जो आपको मिलेंगे, आपको वो बेसिकली आपका 2 टाइप्स के मिलेंगे। एक होता प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, एक को हम बोलते हैं प्रीमिटिव, प्रीमिटिव या फिर सिंपल भी इसे बोल दिया जाता है, प्रीमिटिव या फिर सिंपल भी इसे बोल दिया जाता है। और दूसरा आपके पास होता है नॉन प्रीमिटिव, ठीक है, नॉन प्रीमिटिव बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, नॉन प्रीमिटिव बोलते हैं। और इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हमारा सेंटर्ड भी बोलते हैं, इसी को हम सेंटर्ड बोलते हैं। अब ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है बेसिकली, ये हमारे पास एक टाइप की होती है भाई, है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर आप बात करोगे तो इसे हम यहाँ पे क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है वहां पे क्या होता है, आपके जो एटम्स होते हैं, क्योंकि अगर क्रिस्टल सिस्टम है तो वहां पे लैटिस पॉइंट है। अगर लैटिस पॉइंट है तो वो क्रिस्टल सिस्टम तो जब वो बना होगा ना, जब आपने आयंस रखे होंगे वहां पे, तो प्रिमिटिव में जो आपके एटम्स होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। सिर्फ कहां पे होंगे भाई, सिर्फ कॉर्नर पे। तो अगर किसी भी यूनिट सेल में अगर एटम्स ओनली कॉर्नर पे है तो उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके एटम्स कॉर्नर पे तो हो ही हो, साथ में आपका अलग जगह पे भी हो, तो उसे हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। जैसे इसको बोलेंगे हम भाई सिंपल यूनिट सेल, है ना, इसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड बोलेंगे भाई। यहाँ पे आपका देखो एक तो आ जाएगा आपका बॉडी सेंटर्ड बन जाएगा, ये एक आपका बॉडी सेंटर्ड बन जाएगा, एक आपका फेस सेंटर्ड बन जाएगा, एक आपका एज सेंटर्ड भी बेसिकली बोल सकते हैं, एक हम एंड सेंटर्ड भी इसे बोल सकते हैं। तो इतने, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें क्या होंगे, इसमें जो एटम्स होंगे वो ओनली कॉर्नर पे होंगे, है ना। बॉडी सेंटर में जो आपके एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो रहेंगे, साथ में बॉडी के सेंटर पे होंगे भाई, साथ में जो बॉडी है उसके सेंटर पे होंगे। अब मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, टेंशन मत लेना।
ठीक है। अगर मैं फेस वाले की बात करूं तो फेस में कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में फेस के सेंटर पे भी होंगे, साथ में फेस के सेंटर पे। अगर मैं एज लेंथ की बात करूं, एज लेंथ की, तो एज लेंथ के अकॉर्डिंग तो बेसिकली क्या कि ये एज ना बोल के एंड बोल दो भाई इसको, क्योंकि एज कोई अच्छी टर्मिनोलॉजी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, डिफाइन नहीं इतना अच्छे से। एंड सेंटर्ड बोलो, एंड सेंटर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे और टू अपोजिट फेसिस पे होंगे, है ना, टू अपोजिट फेसिस, टू अपोजिट फेसिस। अब कितने फेस होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, किस लैटिस की हमें बात करनी है। देखो यार, अब यूनिट सेल आपको समझ में आया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको ये बताओ कि सिंपलेस्ट टाइप की क्रिस्टल लैटिस आपको कौन सी नजर आ रही है? इन्हें 3 डायमेंशनल में से सिंपलेस्ट टाइप की कौन सी नजर आ रही है? तो क्यूबिक नजर आ रही है भाई। तो क्यूबिक के बारे में ही पढ़ना ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के बारे में। किसके बारे में बात की जाती है? आपका क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात की जाती है। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात की जाती है। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात की जाती है। ठीक है भाई, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के बारे में। अब यहां पे मैंने आपको एक पॉइंट तो पहले ही बता दिया है कि यहां पे क्या होता है आपका कि तीनों एज लेंथ अल्फा ए बी सी इक्वल होती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो काफी सिमेट्रिकल टाइप की अरेंजमेंट आपका क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस। अब एक पॉइंट और रह गया भाई आपका। अब देखिए, मैंने आपको ये 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाया, मैंने आपको ये 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाया। इस 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, अब मान लो जो आपका क्यूबिक है ना, मान लो कि जो आपका क्यूबिक आपको नजर आ रहा है वो आपका क्या हो सकता है, क्यूबिक आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है भाई। तो पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब जो आपको क्रिस्टल मिले हैं ना, जो ये आपको क्रिस्टल लैटिस मिली है, ये क्रिस्टल लैटिस आपको जो मिली है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं, है ना। तो आपके पास 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम था, तो मैं सी टी तो लिख देता हूं, बस सी टी तो हरिओम बजाता था, ये लिख देता हूं फटाफट से, हरि ओम बजाता था लिख देता हूं लास्ट में, बस, है ना। इसके बाद आप देखिए, अब जो आपका क्यूबिक होता है ना, क्यूबिक, वहां पे आपके 3 टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हो सकते हैं। 3 टाइप के यूनिट सेल कौन से? एक तो सिंपल क्यूबिक पॉसिबल हो सकता है भाई, एक आपका बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल हो सकता है, और एक आपका फेस सेंटर्ड हो सकता है। तो कितने बन गए भाई? यहां से कितने टाइप के यूनिट सेल बन गए? 3 यूनिट सेल। जो क्यूबिक होता है वहां पे 3 यूनिट सेल बन गए भाई। अब जो आपका टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल, ये वाला टेट्रागोनल, यहां पे बेसिकली 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। एक आपका सिंपल क्यूबिक, सॉरी सिंपल क्यूबिक ना बोले, सिंपल सेल बोले, सिंपल यूनिट सेल बोले, इसे भी सिंपल यूनिट सेल बोले, क्योंकि क्यूबिक की अलग कहानी आएगी, क्योंकि क्यूबिक तो अपने आप में ही एक अलग टाइप का। तो ये आपका एस और बीसी बनेगा भाई, ये एस और क्या बनेगा? बीसी बनेगा, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो ये 2 टाइप के बन गए भाई। जो आपका हेक्सागोनल होता है यहाँ पे, है ना, हेक्सागोनल जो है आपका, वो सिर्फ सिंपल शो करता है। हेक्सागोनल क्या करता है? सिर्फ एक सिंपल क्यूबिक सिंपल शो करेगा, सिंपल क्यूबिक नहीं, ये रहा। उसके बाद भाई जो आपका ट्राई क्लिनिक है और जो मोनोक्लिनिक है ना, ट्राई क्लिनिक भी आपका सिंपल शो करता है, मोनोक्लिनिक आपका क्या शो करता है? सिंपल भी शो करता है और एज सेंटर्ड भी शो करता है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक ये 2 करेगा, ये शो करेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है भाई यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक, है ना। तो ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप के शो करता है। जो ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये 4 टाइप के शो करेगा, सिंपल भी शो करेगा, ये आपका बॉडी सेंटर भी शो करेगा, ये आपका फेस सेंटर भी, और ये आपका एंड सेंटर भी करेगा। ये 4 टाइप का शो करेगा। उसके बाद बच गया भाई ट्राइगोनल, इसका ट्राइगोनल, और इसी का दूसरा नाम, इसे हम जो है बेसिकली भाई ट्राइगोनल के अलावा इसे हम बोल सकते हैं, इसका जो दूसरा नाम होता है भाई, इसका दूसरा नाम भी होता है हमारे पास, इसे रोम्बोहेड्रल बोलते हैं भाई। इसका दूसरा नाम रोम्बोहेड्रल भी होता है भाई, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, रोम्बोहेड्रल इसे बेसिकली हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रोम्बोहेड्रल होता है बेसिकली, ये आपका सिंपल क्यूबिक टाइप का शो करता है। तो कितने पॉसिबल हो गए भाई आपके पास? एक और यहाँ पे पॉसिबल। इन सभी को मिलाओ तो कितना बन जाएगा आपका? 3, 4, उसके बाद 2, 6, उसके बाद 7, 7 और 4 11 और 3 14। तो ये जो 14 टाइप का जो यूनिट्स, देखो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है आपके पास, 7 टाइप का आपके पास क्रिस्टल सिस्टम है, और आपके पास 14 टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल उन क्रिस्टल सिस्टम से। इस पूरे सिस्टम को अगर मिला दिया जाए तो इसे ब्रेविस लैटिस बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है भाई? ब्रेविस लैटिस बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? तो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल मिला के जो सिस्टम पूरा बनेगा उसे ब्रेविस लैटिस बोला जाता है, और वो आपका 14 टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल होती है। तो हमारे काम का सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, उसमें यूनिट सेल पढ़ेंगे, क्योंकि
कि यूनिट सेल पढ़ लेंगे तो उस पूरे क्रिस्टल के बारे में हम जान जाएंगे। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रही होगी कि क्यूब बनाओ एक आप, ठीक है, एक आप क्यूब बनाओ। हालांकि मैं इसका आपको भी थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू भी दिखा दूंगा कि हमारे पास लैपटॉप अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं से उसकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हमें मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये रहा ऐसे, ये रहा, इसको ऐसे मिला दो, ये इसको ऐसे मिला दो, इसको ये ऐसे मिला दो, तो ये आपका एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस बन गई है। एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का भी मैंने ये यूनिट सेल मान लिया है। क्या ये एक आपका यूनिट सेल मान लिया है। तो यहां पे अगर आप बात करोगे कि क्या क्या कहानी है बेसिकली, तो ये बेसिकली एक हमारा क्या है, इसको मैं बोलूंगा क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, अब देखो यार मैंने बोला यहां पे कि कितने कॉर्नर पॉसिबल है, एक क्यूब में कितने कॉर्नर हो सकते हैं। पहले तो आप इसी के बारे में आइडिया दीजिए कि एक क्यूब में कॉर्नर कितने पॉसिबल है। तो आप सभी को पता है कि यहां पे आपको जो कॉर्नर नजर आ रहे हैं वो 8 कॉर्नर नजर आ रहे हैं। देखो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद आपका 5, उसके बाद आपका 6, उसके बाद आपका 7, उसके बाद 8। तो यहाँ पे 8 कॉर्नर होते हैं। एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है भाई, दूसरा जो पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, अगर इसको मैं बना के दिखाऊं, भाई फेस कितने, नंबर ऑफ फेसेस बताइए, नंबर ऑफ फेसेस बताइए। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, तो एक क्यूब में 6 फेस होते हैं। एक क्यूब में 6 फेस कौन से भाई, एक ये ऊपर वाला हो गया भाई, एक ऊपर वाला, एक ये देखो, एक ऊपर वाले के जस्ट नीचे वाला हो गया यहां से। ठीक है, एक आपका ये वाला यहाँ पे हो गया लेफ्ट राइट में, एक ये लेफ्ट में हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक पीछे हो गया, पीछे यहाँ पे कहीं पे, और एक यहाँ सामने हो गया। 3 डायमेंशनल में शायद आपको थोड़ा सा दिख ना रहा हो, तो ये आपके 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस। कॉर्नर कितने, 8, फेस कितने। नंबर ऑफ एज कितनी होती है, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एज कितनी होती है, तो 12 एज होती है भाई। एज बोले तो है ना, ये जो एक जो है ये आपको नजर आ रही है, इसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये जो आपको पर्टिकुलर एक लेंथ नजर आ रही है 2 एटम्स के बीच में, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, एज लेंथ बोलेंगे। एज, ये एक एज कितनी, 12 ऐसी पॉसिबल है ना। एक फेस में ही 4 पॉसिबल है, एक फेस में 4 पॉसिबल है, तो हमारे पास जो है जो कॉमन भी हो जाएंगी, तो 12 नंबर ऑफ एजेस होती है। कितने फेस सेंटर हैं, फेस सेंटर कितने हैं, फेस सेंटर, तो फेस सेंटर की अगर आप बात करोगे कि आपके पास कितने फेस सेंटर है, तो 6 ही फेस सेंटर होंगे। एक फेस पे एक सेंटर रहा होगा, अगर 6 फेस है तो 6 सेंटर रहे होंगे। उसके बाद बॉडी सेंटर कितना, बॉडी सेंटर देखिए, बॉडी सेंटर बताइए कितने, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर की बात करोगे तो पूरी बॉडी में एक ही सेंटर होता है। मान लीजिए आपके पास जो भी रूम है वहां पे सारे कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट रहा होगा, सारे कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट रहा होगा कहीं बीच में, पूरे उस कमरे के बीच में, उस क्यूब के बीच में, उसी को बॉडी सेंटर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं भाई, बॉडी सेंटर। तो यहाँ पे मैं इससे थोड़ा सा किससे, है ना, इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं ब्लैक से। उसके बाद फेस डायगोनल की देखो, हाँ उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद मुझे बताइए कि देखो फेस डायगोनल कितने, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल बताइए कितने होते हैं टोटल फेस डायगोनल। तो आपके पास अगर आपसे फेस डायगोनल के बारे में पूछा जाए यहाँ पे, उसके बाद हम बात करते हैं कि फेस डायगोनल बताइए कि फेस डायगोनल कितने होते हैं आपके पास। तो आपके पास कुल मिला के 12 फेस डायगोनल होते हैं। 6 फेस है, एक फेस में 2 डायगोनल है। कैसे भाई, देखो एक फेस देख लो पहले, तो एक फेस देखना आना चाहिए ध्यान से। मैं इसको बना देता हूं फेस, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ये मेरा क्या बन गया, एक फेस बन गया भाई पूरा ना। ये मेरा क्या बन गया, एक फेस बन गया। तो इसके ऊपर कितने डायगोनल पॉसिबल है ये बात की जा रही है। तो देखो एक डायगोनल तो ये हो गया कि यहां से इस कॉर्नर से ये क्या कि ये फेस सेंटर से पास कर रहा, तो ये फेस डायगोनल है। ये क्या भाई आपका एक फेस डायगोनल ही तो है। यस भाई, एक फेस डायगोनल, बिल्कुल सही बात है। दूसरा फेस डायगोनल कौन सा भाई, दूसरा फेस डायगोनल आपका ये नजर आ रहा भाई, दूसरा फेस डायगोनल ये रहा। तो एक फेस में 2 डायगोनल होते हैं, एक फेस में 2 डायगोनल। टोटल फेस कितने हमारे पास, 6 है, तो कितने फेस डायगोनल हो गए भाई, तो हमारे पास 12 फेस डायगोनल होते हैं। क्यूब में 12 फेस डायगोनल होते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि ये जो फेस डायगोनल है ना, ये जो फेस डायगोनल है, इसकी डिस्टेंस क्या होती है, इसका अगर आप इन द टर्म्स ऑफ एज लेंथ के बारे में बात करोगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, फेस डायगोनल कितने एक एज लेंथ के इक्वल होता है। तो सिंपल पाइथागोरस आपको थ्योरम लगानी है यहाँ पे। देखिए हमें पता है कि अगर ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है, तो ये भी जो हमारा डिस्टेंस है वो a है, और ये भी हमारा जो डिस्टेंस है वो a है,
उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। अगर ये वैल्यू आपको निकालनी तो क्या आ जाएगी, ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर और उसका अंडर रूट कर दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर उसका अंडर रूट, यानी कि एक फेस डायगोनल, अगर आप फेस डायगोनल की बात करोगे तो वो आपका रूट टू ए के इक्वल होता है, वो आपका रूट टू ए के इक्वल होता है। ये सारी बातें बड़ी काम में आएंगी भाई, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आपके एक बार बेस क्लियर हो जाएगा ना तो टफ से टफ क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, मजा आएगा। आप सोल्व कर रहे होगे? ओके, बिल्कुल। जिस भी बच्चे को समझ में ना आए वो पूछे, जिस भी बच्चे को समझ में ना आए वो बिल्कुल पूछ ले जब भी रोक के। मैं पहली बात तो बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, उसके बाद मैं बहुत एडवांस पे भी चला जाऊंगा, तो जो जिसके बेस क्लियर नहीं हुआ फिर उसको एडवांस वाले बातें समझ में नहीं आएंगी, वो फिर कहेंगे जी मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। तो बड़ा जबरदस्त फेस सेंटर के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, अरे देखो ये एक पूरा फेस, ऊपर वाला एक फेस है, इसके सेंटर पे, फेस के ऊपर एक सेंटर, जैसे आप ना, अब जहां पे भी आप बैठे होगे ना, जैसे आप जहां पे भी बैठे उस सामने कमरे, उस सामने देखो आप दीवार पे क्या नजर आ रहा है आपको, एक फेस नजर आ रहा है उस कमरे का, है ना, एक फेस नजर आ रहा है उस कमरे का। उस कमरे के फेस पे आप देखो बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे एक फेस सेंटर है ना, और वहां से देखो कि ऊपर से अगर आप नीचे मिलाओगे वहां पे उस फेस सेंटर के अकॉर्डिंग, उस फेस सेंटर को कंटेन करते हुए एक डायगोनल लगाओगे तो फेस डायगोनल बन गया। तो ऐसे एक ऊपर से ये और एक वहां से, तो कुल मिला के एक आपके कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। अभी मैं इसकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अपने रूम को इमेजिन करो, हाँ अपने रूम को इमेजिन कर लो, नहीं तो मैं इमेजिन करवा दूंगा 3 डायमेंशनल, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार मुझे ये बस 2-3 टर्मिनोलॉजी और ये 2-3 और फैक्टर आएंगे वो लिखवा दूं, उसके बाद मैं आपके उसके ऊपर आता हूँ, टॉपिक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन समझाना पड़ेगा ना, तो कंट्रीब्यूशन में मुझे 3 डायमेंशनल का अरेंजमेंट वो लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कितने बॉडी डायगोनल होते हैं भाई आपके पास, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं आपके पास, एक क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, देखते कितने बच्चे बताते हैं। बॉडी डायगोनल का मतलब देखो, एक बात और लिख देता हूं भाई यहीं पे, क्योंकि बाद में आप मिस्टेक करोगे। फेस डायगोनल का मतलब होता है कि जो फेस डायगोनल रहा होगा ना, वो दो कॉर्नर प्लस में एक फेस सेंटर, मतलब होता है उसका कि जो एक फेस डायगोनल है वो 2 कॉर्नर और एक फेस से पास होता है। फेस डायगोनल 2 कॉर्नर और एक फेस से पास होता है। इसी प्रकार बॉडी डायगोनल जो है वो 2 कॉर्नर प्लस एक बॉडी सेंटर, प्लस में एक बॉडी सेंटर। तो आपके पास कितने बॉडी सेंटर होते हैं, कितने बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, तो भाई बॉडी डायगोनल आपके पास होते हैं 4 बॉडी डायगोनल होते हैं आपके पास, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। कितने भाई, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। कैसे, देख लो भाई, आप जहां रूम में बैठे हैं वहां देख लो आप कि एक ऊपर से नीचे, देखो यहां से मान लो इस कोने से गया वहां नीचे, उस कोने से आया इसके नीचे, तो 2, इसी प्रकार 4 बनेंगे। आप अपने कमरे में इमेजिन करके देखो, समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। अब बॉडी डायगोनल की इन द टर्म ऑफ एज लेंथ क्या बोलोगे, कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। तो देखो क्या है कि क्यूब का डायगोनल बन गया ये, बेसिकली किसका डायगोनल बन गया ये, आपका क्यूब का डायगोनल बन गया। और क्यूब के डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, एज लेंथ ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तीनों, क्योंकि क्यूब है तो तीनों लेंथ ले लो, तीनों लेंथ लो और उसका अंडर रूट कर दो। तो जो बॉडी डायगोनल है उसका जो फार्मूला बेसिकली आपके पास होता है वो आपका होता है भाई, है ना। अगर आप बात करोगे वो आपका आ जाएगा √3। इतने में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो बताए, उसके बाद मैं फिर चलता हूं आपका, कोई अगर मुझे 3D इसका मिलता है तो, बाकी मुझे पहले से अरेंज करके रखना चाहिए था, ठीक है। बाकी कोई नहीं भाई, मिल जाएगा। देखो अपने डिजिटल पढ़ाने का कुछ फायदा होगा जबरदस्त वाला। ना भाई ये नहीं बात बनेगी, जो चाहिए वो बता दो ना भाई, टाइम खराब करवाएंगे भाई, ये ढूंढना पड़ेगा मुझे, है ना। सर एक बार और बॉडी डायगोनल, ओके एक्सप्लेन करता हूं मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं एक बार। 3 डायमेंशनल से समझ में आ जाएगा सभी को, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से समझ में आ जाएगा। मुझे एक बार मिलने दो, कोई भी अगर मिलता है फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहाँ पे था भाई, यहाँ पे गैलरी में था ना। मुझे अगर ये मिलेगा ना फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्यूबिक आपका मिलेगा भाई, क्यूबिक आपका मिलेगा, नीचे नीचे मिल जाएगा क्या,
एप्लीकेशन लोडेड। ये देख लो भाई, ये देख लो, ये एक आपका क्यूब नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। ये देखो 3 डायमेंशनल में समझा रहा हूँ आपको मैं। ये एक आपका क्यूब नजर आ रहा है, इसको आप कुछ ऐसे पकड़ लें यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका एक क्यूब नजर आ रहा है 3 डायमेंशनल में, देख लीजिए इस तरीके से। देखो अब मैंने आपको जो जो टर्म बताई वो कॉर्नर तो आपको समझ में आ गए होंगे सभी को। देखो क्या है कि मैं कह रहा हूं कि फेस का सेंटर का मतलब ये है कि ये एक पूरा फेस है हमारा। देखो इसको मैं अलग कलर से दिखाना पड़ेगा भाई यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, एक पूरा फेस है, देखना ये हमारा क्या है, एक पूरा फेस है, ठीक है। देखो इसको अब ऐसे ऐसे कितने फेस आपको, एक फेस ये रहा, देखो ये रहा आपका जो फेस है, ये रहा एक फेस, एक फेस ये रहा, एक फेस ये रहा, 3 तो ऐसे दिख रहे हैं। एक देखो ये पीछे वाला रहा, एक वो देखो वो उसके पीछे रहा 4th, एक ये देखो नीचे रहा, एक ये देखो यहां सामने रहा। तो 6 फेस हो रहे हैं। अब देखो फेस का डायगोनल क्या होता है, बॉडी का डायगोनल क्या होता है। देखो ये जो आपका नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इसी प्रकार ये भी एक कॉर्नर है। तो ये पूरा एक फेस है, इस फेस के बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे, इस फेस की बात कर रहा हूं मैं, बाहर वाले फेस की, जो आपकी तरफ फेस है इस फेस की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्या रहा होगा, इसके बीच में एक फेस का सेंटर रहा होगा, फेस का सेंटर, ठीक है। तो यहां से जो ये आपने पास किया ना, ये वाला जो पास किया, ये है आपका फेस डायगोनल, ये है आपका फेस डायगोनल। दूसरा फेस डायगोनल कैसे भाई, यहां से भी तो आ सकता है दूसरा फेस डायगोनल। तो ये रहा फेस डायगोनल, कितने फेस, 6, कितने डायगोनल, 12 हो गए, ठीक है। ये लेंथ कैसे निकाली, ये भी ए थी, ये भी ए थी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल दिया, ठीक है। बॉडी डायगोनल क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, पहले तो ये देख लो। फेस सेंटर तो मेरे हिसाब से आपको फिर भी समझ में आ गए होंगे, बॉडी सेंटर क्या होता है, ये बॉडी सेंटर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं बना 3D में दिखा पाऊं आपको वैसे, और अगर इसकी कोई अरेंजमेंट पॉसिबल होती ना तो अच्छा होता। चलो फिर भी हेल्प तो कर ही रहा अपने को समझाने में। देखो यहाँ पे क्या रहा होगा, बिल्कुल देखो ये आपका जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के यहाँ पे बिल्कुल इसके बीच में एक ऐसे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारी जगह से, अगर वो एक बीच में बिल्कुल सेंटर में क्या रहा हुआ, एक सेंटर रहा हुआ, उसे बॉडी सेंटर बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर। बॉडी डायगोनल क्या बन जाएगा भाई, बॉडी डायगोनल क्या बनेगा, देखो बॉडी डायगोनल ये बनेगा कि ये वाला जो कॉर्नर, एक ये वाला नीचे वाला कॉर्नर, और बीच में जो बॉडी का सेंटर, इसको कंटेन करते हुए एक ही आ गया। इसी प्रकार देखो दूसरा मैं अलग कलर से दिखा देता हूं आपको, चारों दिखा देता हूं कहां कहां से आएंगे। ये वाला देख लो भाई, ये एक हो गया, ठीक है, एक ऊपर, और एक ये जो नीचे, ये भी तो इसी सेंटर से पास कर सकता है, तो दूसरा ये हो गया भाई। तीसरा कौन सा, एक ये वाला देख लो भाई, ये यहां से पास कर रहा है, और एक आप ये वाला देख लो। तो कितने बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकाली मैंने आपको समझा दिया, इसकी वैल्यू कैसे निकाली मैंने आपको समझा दिया। इतनी बात में अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स, कि ये जो कॉर्नर पे एटम है, या जो फेस पे एटम है, या जो बॉडी के सेंटर पे एटम है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है ना, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, देखो इसका मतलब क्या समझना थोड़ा सा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, या फिर इसे मैं आगे जाके Z से भी रिप्रेजेंट करूंगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में। अब देखिए क्या है कि जो क्रिस्टल लैटिस होगी उसमें कोई एक यूनिट सेल तो होनी नहीं, उसमें तो पता नहीं कितनी सारी यूनिट सेल होंगी, क्योंकि यूनिट सेल तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, तो उसमें तो बहुत सारी जो है यूनिट सेल हो सकती हैं। तो देखिए भाई सबसे पहले देखो एक तरीका बता देता हूं, बड़ा आसान सा तरीका, वो समझ गए तो समझ में आ जाएगा। देखो बॉडी का जो है ना, बॉडी तो बिल्कुल उस क्यूब के अंदर ही आ रहा है, एक यूनिट सेल के अंदर ही बॉडी सेंटर होता है, तो बॉडी का कंट्रीब्यूशन होता है 1। अभी मैं समझाऊं भी आपको, एक बार लिखवा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। बॉडी का 1, बॉडी के बाद आता फेस। देखो बॉडी का 1, तो बॉडी का 1 है तो फेस का उसका हाफ कर दो, फेस का उसका हाफ कर दो, किसका, 1 का, बॉडी वाले का हाफ, ठीक है। उसके बाद जो फेस का है ना, जो एज सेंटर्ड है, एज की बात कर रहा हूं, एज लेंथ का जो सेंटर होता है। देखो एज लेंथ क्या आ गया भाई, ये कहां से आ गया एज लेंथ, एज सेंटर कौन सा होता है जी, ये देखो ये जो पर्टिकुलर एक आपको एज नजर आ रही है ना, ये पर्टिकुलर एज नजर आ रही है, इसके बीच में एक सेंटर तो रहा होगा ना, इसे एज सेंटर बोलते हैं। ये क्या भाई हमारा, ये हमारा एज सेंटर है, ये क्या भाई हमारा एज सेंटर है, ये हमारा एज सेंटर है, ये हमारा कॉर्नर है, ये हमारा कॉर्नर है, ये हमारा फेस सेंटर है, ये हमारा फेस सेंटर है, ठीक है। ये हमारा डायगोनल्स है, ये मेरे, ठीक है, तो एज सेंटर है। तो बॉडी से आप जब जाओगे तो आपको सबसे 1/2 डिस्टेंस में मिलेगा फेस सेंटर।
उसके बाद एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन उसका हाफ कर दो, किसका, फेस वाले का, 1/4 बन जाएगा। और एज वाले के बाद कॉर्नर, एज वाले के बाद कॉर्नर, और कॉर्नर का क्या कर दो, एज का 1/2 कर दो। तो देखो कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया। देखो हम कहां से चले, हम कहां से चले, हम खड़े थे सेंटर पे, हम कहां पे खड़े थे, सेंटर पे। सेंटर से हमने दिखा यार, ये देखो फेस, सेंटर से जैसे ही हम थे तो हमने दिखा, देखो यहां से समझा देता हूं इसमें, कि हम यहां सेंटर पे खड़े थे भाई, कहीं यहां पे सेंटर पे खड़े थे हम। टाइम लग रहा भाई, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। यहां सेंटर पे थे, सेंटर से सबसे यहां पे अगर आप जाओगे फेस मिलेगा, फेस के बाद आप गए एज पे, और एज के बाद आप गए कॉर्नर पे। तो ऐसी कहानी होती है पूरी, ऐसी कहानी होती है पूरी। तो मैंने आपको समझाया कि जो कॉर्नर है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से समझा देता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। बेसिकली उसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे क्यूबिक वाले की ही एक और सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिससे मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है ना। क्यूबिक 3D क्लोज पैकिंग नहीं, इसकी इमेज मिल जाएगी मुझे, जो मुझे चाहिए। अगर वो मिल गई तो मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। केमिस्ट्री लिखना पड़ेगा ना, जब जाके बात बनेगी। सॉलिड स्टेट, हाँ ऐसा कुछ ये चाहिए था। ये देख लो भाई, इससे समझ में आ जाएगा बिल्कुल आपको क्लियरली। ये देख लो भाई, ये इमेज डाउनलोड तो होगी नहीं मेरे हिसाब से, हो गई तो फिर तो अच्छी बात है, हो गई तो। पीएनजी नहीं भाई, पीएनजी में हो रही है, पीएनजी में तो शायद दिखती नहीं है ना। चलो कोशिश करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझा पाए। वैसे मैंने पहले तैयारी करके रखनी चाहिए थी ना। पीएनजी तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे दिखाएगा, कहाँ पे से होगी, अरे मिल गया, ये देख लो भाई, ये है भाई आपका पूरा। ये जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ना, जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये एक यूनिट सेल है। ये क्या है, आपकी यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल। ये पूरा एक क्रिस्टल सिस्टम हो गया है ना, ये पूरा एक क्रिस्टल सिस्टम हो गया, और ये आपकी एक यूनिट सेल हो गई, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि ये आपके कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर। अब आप एक कॉर्नर को पकड़ दो भाई, आप एक कॉर्नर को पकड़ दो, ये रहा आपका कॉर्नर, मैंने इसको पकड़ दिया भाई, ये कॉर्नर ही तो है इस यूनिट सेल का, तो ये कॉर्नर है। अब ये एक कॉर्नर कितने ऐसे डब्बों में आ रहा है, जैसा एक डब्बा है ना, ये एक तो खुद हो गया, ऐसे कितने डब्बों में ये आ रहा है, देखो इस, अरे भाई कमाल कर दिया, रुक जाओ, कहां से बंद हो गई नोटिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये देखो, ये वाले की अगर मैं बात करूं, इस वाले की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे ये समझ में आएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन करवाऊंगा कल मैं इसके ऊपर, जबरदस्त वाले, ठीक है। देखो ये एक तो इसमें आ रहा है, ये यूनिट सेल रही, जिसको मैंने रेड से किया यहाँ पे, देखो ये रही, ये वाली यूनिट सेल। ये देखो मैं इसको रेड से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो एक तो ये रेड वाली में आ रहा है, ये वाला जो ब्लैक है रेड वाली में आ रहा है, ठीक है। एक ब्लू वाली में तो आ ही रहा है, दूसरा ग्रीन वाली में, ग्रीन वाली कौन सी होगी भाई, ये एक ग्रीन वाली होगी भाई, ये वाली जो है ऊपर, ये ग्रीन वाली होगी, ये भी तो एक यूनिट सेल है, बिल्कुल है भाई। यहाँ पे भी आ रहा है ये, तो एक इसमें, एक उसके बाद दो, उसके बाद तीन यहाँ पे, इसके ऊपर वाली में भी आ रहा है भाई। ऊपर वाली को क्या सा बनाऊं मैं, ऊपर वाली को येलो येलो टाइप की बना देता हूँ, ये येलो येलो टाइप की बना दी भाई। इसमें भी आ रहा है, तो चार तो ये होगी भाई जो सामने ही दिख रही। इसके पीछे देखो एक ये रही, एक ये रही, इसके नीचे भी देखो वो रही पीछे, और वो रही पीछे। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि एक यूनिट सेल का जो कॉर्नर है वो 8 यूनिट सेल में जुड़ा हुआ होता है ना। वो 8 यूनिट सेल का कॉर्नर होता है। एक यूनिट सेल का कॉर्नर, एक यूनिट सेल का पूरा कॉर्नर नहीं होता, वो 8 यूनिट सेल का कॉर्नर होता है। जो कंप्लीट लैटिस होती है उसमें वो कॉर्नर 8 यूनिट सेल में आता है। अगर वो कॉर्नर 8 यूनिट सेल में आता है तो एक यूनिट सेल में कितना आता है, एक यूनिट सेल में कितना आता है, तो एक यूनिट सेल में 1/8 आएगा। एक यूनिट सेल में कितना आएगा, एक यूनिट सेल में 1/8 आएगा। समझ में आ गई। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फेस के ऊपर, है ना। उसके बाद फेस, तो ये देखो ये हमारा एक फेस है, देखो इसको, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं रेड से, क्या ये हमारा एक फेस है यूनिट सेल का। अब ये जो यूनिट सेल का फेस है ये कितने क्यूब्स में आ रहा है, कितने यूनिट सेल में आ रहा है ये वाला, तो ये 2 में ही आ रहा है भाई, और कहीं आ ही नहीं रहा।
इसके ऊपर यहाँ जो एग्जैक्ट इसके सेंटर में यहाँ पे एक सेंटर रहा होगा, तो यहाँ से देखो या तो ये इस वाली में आ रहा है, इस वाली में, या फिर ये इसमें आ रहा है। तो एक फेस का जो सेंटर होता है ना, वो 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होता है। एक देखो, आप अपने रूम को देख लो, आप अपने रूम को देखो, वहां पे आप सामने देखो फेस का कॉर्नर देखो कितने उसके साथ अटैच है, कितने कमरों के साथ वो फेस का सेंटर अटैच हो सकता है। अगर आपने मान लो होल बनाना है वहां पे, तो कितने कमरों में जाएगा आपका, तो उस एक तो साइड वाले में जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, ऊपर तो जाने से रहा क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे है वो, बिल्कुल सेंटर पे। इसीलिए भाई फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो फेस पे अगर आप फेस के सेंटर पे अगर कोई आप एटम रखोगे तो वो 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होगा। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1 यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। 2 में तो वो पूरा आ रहा है, 1 में कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा भाई, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 हो जाएगा। यही बात मैं आपको एक्सप्लेन की थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये आपकी एज है भाई, ये वाली एज है, ये देखो थोड़ी नीचे वाले ले लेता हूं ताकि समझो। ये वाली एज का सेंटर जो रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया, क्या ये एज है, क्या एज का सेंटर है। ये देखो, ये एक तो इसमें आ रही है, इसमें इस क्यूब में आ रही है ये, ठीक है, नीचे वाले में बोल दो, या यहाँ पे बोल दो, साइड ऊपर वाले में बोल दो। एक ये इससे पीछे वाले का कंट्रीब्यूशन बना हुआ है, एक ये किसका कंट्रीब्यूशन बना हुआ है, देखो 2 तो नीचे वालों का और 2 ऊपर वालों का कंट्रीब्यूशन बना हुआ है, 2 नीचे वालों का 2 ऊपर वालों का। तो इसका क्या है कि एज का जो सेंटर होता है वो 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होता है। अगर आपने एज के सेंटर पे कोई एटम रखा तो वो आपका 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया भाई, 1/4 हो गया। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/4 हो गया। उसके बाद जो बॉडी का सेंटर है, बॉडी का सेंटर कौन सा होता है भाई, बॉडी का सेंटर कौन सा है, ये जो बेसिकली क्या होगा भाई, देखो ये जो एक यूनिट सेल है इसके बिल्कुल सेंटर पे, है ना, इनसे इक्वल डिस्टेंस पे, सभी से इक्वल डिस्टेंस पे एक सेंटर आवा, और वो किसी में भी कंट्रीब्यूट नहीं है, वो किसी में भी कंट्रीब्यूट नहीं है, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1। तो बाकी मैंने तरीका भी बताया कि बॉडी का हाफ कर दो फेस बन जाएगा, फेस का हाफ कर दो एज बन जाएगा, एज का हाफ कर दो कॉर्नर बन जाएगा। मेरे हिसाब से आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी ये वाली बात। किसी को भी अगर नहीं समझ में आई तो वो पूछ सकता है, किसी को भी अगर समझ में नहीं आई तो वो पूछ सकता है। इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, अगर बात करूं, है ना, यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो क्यूबिक यूनिट सेल की बात हमने यहाँ पे करनी है, ठीक है भाई। तो वो बेसिकली आपका क्यूबिक यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है ना, तो हमने बात करनी है अब हमें क्यूबिक यूनिट सेल की। किसकी बात करनी है भाई, हमें क्यूबिक यूनिट सेल की बात करनी है। तो क्यूबिक यूनिट सेल भी आपका 2 टाइप की होगी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। पहला बनता भाई प्रिमिटिव, जिसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, जिसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं भाई, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। और यहाँ इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SSC लिखते हैं भाई, SSC, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, SSC बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, एटम्स ओनली कॉर्नर पे होते हैं। एटम्स कहाँ पे होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। इसको अगर आप बनाना चाहें तो आप कुछ ऐसा बना सकते हैं कि ये आपने एक क्यूब बना दिया यहाँ से, ये आपने क्यूब बना दिया यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और आपको एक्सप्लेनेशन देनी भाई, यहाँ पे ये वो भी एक काफी अच्छा पॉइंट होगा, आपको जानना चाहिए। देखो यहाँ पे जो ये 2 एटम्स होते हैं ना, ये दूर दूर नहीं होते, ये अटैच होते हैं। बेसिकली ये 8 है ना, ये सारे एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये बिल्कुल अटैच होते हैं भाई ये दोनों एटम्स। इसी प्रकार यहाँ का, इसके ऊपर भी मैं कोई स्ट्रक्चर मिल जाएगी मुझे, गूगल पे ही मिल जाएगी, तो वहां से मैं एक्सप्लेनेशन आपको जरूर दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगी, ये है भाई, कुछ ऐसी कहानी होती है। देखो ये जो एटम्स होते हैं ना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ये तो बीच में तो बॉडी का सेंटर दिख रहा है आपको, बीच में तो आपको बॉडी का सेंटर दिख रहा है ना। और ये जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे से अटैच होते हैं भाई, ये एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले। तो यहां से देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करोगे तो एटम्स जो है, कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन करवा देना सर। हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो। मेरे मतलब जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे कल, ये बेस बन गया, कल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मजा आ जाएगा जबरदस्त वाले, है ना। इस टाइप के कह रहे हो ना आप कि भाई हमने इतने एटम्स यहाँ पे रख दिए, अब हमने वहां से कॉर्नर हटा दिए, हमने वहां से बॉडी डायगोनल हटा दिया, हमने वहां से ये हटा दिया, हमने वहां से वो हटा दिया, बताओ क्या फार्मूला बनेगा, है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो, समझते जाओ बस थोड़ा सा। तो यहाँ पे कॉर्नर, अगर आपसे बोले कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, तो कॉर्नर पे ही एटम होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 1। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 हो जाएंगे,
ठीक है, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू जगराता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। मोटिवेशन देते रहना चाहिए आप सभी को, है ना, ताकि मुझे और ज्यादा एनर्जी मिले आपको पढ़ाने में, मुझे और ज्यादा अच्छा लगे, मुझे ऐसा लगे पता नहीं क्या पढ़ा दो स्टूडेंट्स को, ठीक है। लेकिन हालांकि एग्जाम ओरिएंटेड जरूर बताऊंगा मैं कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या कहानी है। सॉलिड स्टेट में सिर्फ 3 से 4 घंटे में खत्म करके आपके 100% स्कोर दिलवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सॉलिड स्टेट को कम से कम 15-20 घंटे तो पढ़ाए ना, जबरदस्त वाला, ऐसा लगे, फीलिंग आए कि सॉलिड स्टेट पढ़ा है, ठीक है भाई। आई बात समझ में? तो ये आपका बना भाई। यहां पे क्या होता है कि इस एटम की जो रेडियस है ना, ये आर है, इस एटम की रेडियस क्या है, आर है, जो आपने एटम रखा हुआ है इसकी भी आर है, और ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है। इसका मतलब मैं क्या यहां से लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल टू 2r। क्या ए इज इक्वल टू 2r? यहां पे ए का मतलब है एज लेंथ, यहां पे ए का मतलब क्या कि ये तो एज लेंथ होगी भाई हमारी, एज लेंथ, और आर का मतलब होता है आपका रेडियस ऑफ एटम। आर का मतलब क्या होता है आपका, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम। हाँ, देखो यार, बेसिक से उठाएंगे। पहली बात तो ये कि बेसिक से उठाना चाहिए कोई भी टॉपिक, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक आते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो यार फर्स्ट ईयर में है और बेसिक नहीं आता उनको। तो पहले बेसिक पढ़ा दें अच्छे से, उसके बाद कितना ही हाई लेवल पढ़ा दो भाई, अगर बेसिक बच्चे के क्लियर हो जाते कितना ही हाई लेवल पढ़ा दो आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेसिक पहले क्लियर करने बड़े जरूरी होते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है भाई। इतनी बात आप सभी को समझ में आती है, इतनी बात मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गई होगी, किसी को कोई इशू नहीं रहा होगा, ठीक है। उसके बाद भाई सिंपल जो सेकंड टाइप का हमारा होता है उसे हम बीसीसी बोलते हैं, बीसीसी ना, बॉडी क्यूबिक सेंटर। क्या बोलते हैं इसे भाई, बॉडी क्यूबिक सेंटर। यहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी होते हैं, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी होते हैं। तो अगर आप बात करोगे कि जेड की वैल्यू क्या आएगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो कॉर्नर कितने, 8, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन मतलब 1/8 और बॉडी का कंट्रीब्यूशन ये, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी कितने होते हैं, 2। बीसीसी में कितने होते हैं, 2। कैसे बनाओगे आप इसे, कुछ ऐसे बनाएंगे भाई इसे, है ना, कुछ ऐसे बनाएंगे। और देखो ये सॉलिड पढ़ा रहा हूं तो सॉलिड इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, जब मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो केमिकल काइनेटिक्स में मजा आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के मैं थोड़ा बहुत मजा दिला देता हूँ भाई, है ना। तो जब भी आपको अच्छा भी लगता है ना, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो यहाँ पे क्या कि आपने कॉर्नर पे तो रखे ही रखे हैं, है ना, और आपने साथ में एक बॉडी के सेंटर, और ये सारे जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने वो स्ट्रक्चर दिखाई थी ना आपको 3 डायमेंशनल वाली, देखो ये स्ट्रक्चर तो दिखाई थी, ये बॉडी सेंटर का ही एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है आपका बॉडी सेंटर का ही एग्जाम्पल है कि बीच में देखो, और ये सारे अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये कहानी होती है आपकी। तो यहाँ पे कौन ये ज्वाइन होगा भाई, यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछो कि एक पर्टिकुलर आर और एज लेंथ में क्या रिलेशन आएगा, तो देखो मैंने आपको एक बात पढ़ा दी थी यहाँ पे कि देखिए ये जो है हमारा, अगर इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ पे, इसको पूरे को एक बॉडी डायगोनल को मिला दूं तो ये आर हो गया, आर, ये आपका 2r हो गया, और ये भी आपका r हो गया, तो 4r हो गया। यहाँ पे r प्लस में 2r प्लस में r कितना हो गया भाई आपके पास, 4r हो गया, 4r। इस 4r को किसके को लिखोगे, क्या ये 4r ये बॉडी का डायगोनल नहीं हो गया भाई, क्या ये 4r आपका बॉडी का डायगोनल नहीं होगा, तो ये 4r इज इक्वल टू थैंक यू आशुतोष, 4r इज इक्वल टू √3a भाई हो गया। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि जो हमारा a होगा यहां से वो किसके इक्वल आ गया भाई, 4r/√3, 4r/√3 के इक्वल हो गया भाई क्या यहां से a, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है सभी को। तो ये हमारा बॉडी सेंटर बन गया भाई। तीसरा जो हमारे पास हो सकता है, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप के आगे, एफसीसी, खूब सुना होगा आपने नाम, है ना, खूब नाम सुना होगा आपने इसे। तो ये होता है आपका फेस क्यूबिक सेंटर। ये क्या होता है भाई आपका फेस क्यूबिक सेंटर्ड, इसे हम बोलते हैं, इसे हम फेस क्यूबिक सेंटर्ड बोलते हैं भाई, एफसीसी। यहाँ पे क्या होते हैं, एटम्स आपके फेस जो आपके कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो आपके होंगे ही होंगे, साथ में आपका फेस के सेंटर पे भी होंगे भाई, साथ में आपका फेस के सेंटर पे भी होंगे, कॉर्नर पे तो होने होने, साथ में फेस के सेंटर पे भी होंगे। तो कितना कंट्रीब्यूशन, 8 कॉर्नर होते हैं 1/8, 6 फेस के सेंटर होते हैं, उसके बाद 1/2, तो कितना आ जाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 आ जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 बनने में ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा भाई आपका। कल वाली क्लास जबरदस्त होगी, समझ में लेना, काफी हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और बेसिक कंसेप्ट से, फिर पता लगेगा कि किसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, किसको कितना अच्छा आता है ना। और मैं कह रहा हूँ कि सोल्व नहीं होंगे बहुत सारे बच्चों से, ठीक है। तो उसको काफी अच्छे से अप्रोच कीजिएगा। ये ऐसे आपने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ आपका इस तरीके से, ये कुछ आपका इस तरीके से, है ना। देखो सारा वो हो गया, तो इसीलिए मैं एक सिंपल बना देता हूँ ताकि आपको जो चीज़ समझानी वो समझा पाऊँ। ये आपका रहा कुछ इस प्रकार से, ये रहा, यहाँ पे एक फेस के सेंटर पे रख दिया, ये रहा,
तो अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से, ये क्या बन गया भाई हमारा एक बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल बन गया, और ये किसके इक्वल आ गया, आर प्लस में 2r और प्लस में r, और ये किसके इक्वल होता है, ये तो आपका √2a के इक्वल होता है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू 4r बाई में √2। क्या मैं इसी को लिख सकता हूं कि आपका जो है इसी को लिखा जा सकता है, इसको काट दो 2√2, इसे क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे 2√2r। तो ये जो है आपका वो फेस सेंटर्ड के केस में इस टाइप का बन जाएगा, कुछ फेस सेंटर्ड के केस में कुछ इस टाइप का। जो ये नेक्स्ट नियर नेबर्स होते हैं, ये जबरदस्त कंसेप्ट होते हैं भाई, बच्चों को कहानी समझ में नहीं आती कि नियरेस्ट नेबर कौन सा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कौन सा है, क्या है, क्यों है, कुछ कहानी नहीं समझ में आती। समझ में आएगा, धीरे धीरे टाइम लगाएंगे, अच्छा टाइम लगाएंगे, जबरदस्त समझाएंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टाइप की बात कर लेते हैं बस, उसके बाद फिर आपको फ्री कर देते हैं थोड़ी समय में। एंड सेंटर्ड की बात कर लेते हैं भाई, किसकी बात कर लेते हैं, एंड सेंटर्ड की बात कर लेते हैं, एंड सेंटर्ड की, या एज सेंटर्ड की बात कर लो, चाहे एज सेंटर्ड की बात करोगे तो एज सेंटर्ड की बात कर लो चाहे पहले। ठीक है, तो एज सेंटर्ड क्या बन जाएगा बेसिकली, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा वैसे समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं एज सेंटर्ड। तो ये क्या होगा भाई, हमारे पास 12 देखो एटम्स कहाँ पे होंगे भाई, एटम्स आपका कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में आपका एज के सेंटर पे भी होंगे। तो हमारे पास कितने कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, हमारे पास कितनी एजिस 12, कंट्रीब्यूशन कितना 1/4, तो इनका भी आपका कितना आ जाएगा 4, इनका भी आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इनका भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ जो आपके पास यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है वो आपका एंड सेंटर्ड भी हो सकता है भाई, क्या एंड सेंटर्ड हो सकता है। तो एंड सेंटर्ड में आपको क्या करने हैं, हालांकि ये देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से पॉसिबल है, ये तो मैं समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको। तो एंड सेंटर्ड में क्या है कि आपको किसी भी दो अपोजिट फेस पे, आपको किसी भी दो अपोजिट फेस पे, तो रख दीजिए आप किसी भी दो अपोजिट फेस पे, यानी कि देखो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, यहाँ पे भी कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ का जो आ जाएगा आपका कॉर्नर तो 8 और 1/8 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 फेस और कंट्रीब्यूशन आपका 2, तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 2। तो ये था भाई आज का इंट्रोडक्शन क्लास। तो मैंने मेरी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाएंगे मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज समझा सकूं, ट्रिक्स मैंने बताई हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चला हूं मैं मैटर से, मैटर के बाद मैंने सॉलिड पढ़ाई, सॉलिड के बाद मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाई, क्रिस्टलाइन में मैंने आपको जो है आयोनिक की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, या फिर हम क्रिस्टलाइन की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि क्रिस्टल कितने टाइप, जो स्पेस लैटिस क्या होता है, उसके बाद क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस 1 डायमेंशनल कैसा होता है, 2 डायमेंशनल कैसा होता है, 3 डायमेंशनल कैसा होता है, 3 डायमेंशनल में कितने पॉसिबल हैं, और उन 3 डायमेंशनल में कितने यूनिट सेल पॉसिबल है। ठीक है, उन वो यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, है ना, उन यूनिट सेल में आप एटम्स कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, और कहाँ पे एटम्स रखोगे तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, है ना, ये सारी कहानी मैंने आज क्लियर की है। ये बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, इसी से टफ क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे भाई। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको भी काफी अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल पता लग रहा है मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। ठीक है, कल की टाइमिंग बता दो यार क्या करें। आशुतोष अगर ज्यादातर जो पोल देख लेता हूँ मैं, हालांकि एक बार पोल का रिजल्ट क्या रहा है उसके बाद हम बात कर लेंगे, बाकी फिर भी आप थोड़ा सा वो करो। तो भाई पोल में तो 39% बच्चे 7 PM का, अच्छा 45% बच्चे 7 PM कह रहे हैं, 30% बच्चे 6:30 बजे कह रहे हैं, और 25% बच्चे जो कह रहे हैं वो 12। तो कल से आपका टाइम 7 बजे ही होगा। अच्छा भाई, कल वाली क्लास थोड़ी सी ये हो सकती है, स्पाइनल इधर पढ़ा देना और मिलर एनालिसिस। ओके ठीक है, आज का क्लास बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है सर, आप फिजिकल भी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, मेरा फर्स्ट क्लास था, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मज़ा आएगा मज़ा। ठीक है ना, अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल ज़बरदस्त समझा देंगे भाई। ठीक है, हाई लेवल का भी समझा देंगे। तो कल है ना 7 PM पे क्लास नहीं हो पाएगी, कल के लिए हम थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करेंगे, या फिर कल वाली क्लास क्या पता ना भी हो। तो मैं आपको ये पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि कल जो आपकी 3:30 वाली क्लास है वो तो होगी, शाम वाली क्लास थोड़ा सा मतलब मुझे कहीं पे काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो या तो वो 12 PM पे होगी या फिर वो कल नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपने उस तरीके से प्रिपेयर रहना, मैं आपको सुबह बता दूंगा अगर 12 PM पे होगी तो। कल 7 PM पे कोई क्लास नहीं होगी, या तो 12 PM पे कल होगी, उसके बाद 7 PM पे ही क्लास हुआ करेगी आपकी। ठीक है भाई,
बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो आप बात कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, और मज़ा आ जाएगा भाई, बिल्कुल सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे काफ़ी अच्छे लेवल तक के। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई। जो भी बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने भी रेटिंग नहीं दी है, प्ले स्टोर पे रेटिंग दीजिए, मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है उससे, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि डीमोटिवेशन तो मुझे भी बहुत आता होगा, जैसे आपको आता है, कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो, है ना, आपने पूरा अच्छे से सीखा अब ये टॉपिक, जब आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो तो आपको क्या लगेगा कि यार मतलब, है ना, कि अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा ही मुझे भी लगता है भाई, मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ लेकिन बच्चे ना, बाकी आप बहुत सपोर्टिंग स्टूडेंट्स हो, बहुत ज़बरदस्त। मॉर्निंग में रख दो सर कल के लिए, ठीक है भाई। तो कल 12 PM पे मिलते हैं, फिर कल दोपहर को रखते हैं क्लास 12 बजे, तो 12 बजे पहुंच रहा। और भाई मोटिवेट करते रहा करो, मुझे भी और आप खुद को भी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने फीडबैक नहीं दिया वो जाके दें, जिन्होंने दिया काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।